नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधा एजुकेशन रिवॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो मिनिस्ट्री अभी है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टारगेटेड स्टूडेंट्स होंगे मेरे यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम्स स्टूडेंट। ओके, तो आज के दिन की शुरुआत हम एक कोट से करते हैं। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। देखिए कितनी शानदार बात कही गई है यहाँ पे। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो तब हमारे आए दिन हमारे दिमाग में यही आता है कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसे जो कर रहे हैं हम छोड़ देते हैं, एकदम अकेलापन महसूस हो जाता है। घर वाले भी उम्मीद से छोड़ देते हैं, दोस्त भी छूटते जाते हैं। लेकिन जब हमें सफलता मिलती है ना एक दिन, तो सारी दुनिया हमारे साथ होती है। सभी फ़ोन करते हैं, सभी पूछते हैं कैसे हो भैया, क्या है। ठीक है, तो कभी अकेला महसूस नहीं करना है, क्योंकि जब हम सक्सेस हो जाएंगे ना तो पूरी दुनिया हमारे साथ होगी। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है। ओके, तो ऑप्शन 1 था, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से हमने पढ़ा था, वो स्कीम है एक। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं। इसमें वस्तुओं की सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल भी है, जैसे मोबाइल के ज़रिए, वेब पोर्टल के ज़रिए इसमें अपनी वस्तुओं को किसान बेच सकता है। और दूसरा ये भी था कि एक इंटरनेशनल उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप उसकी कीमत भी दिलाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो आज की हमारी पहली स्कीम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको पीएम आशा के नाम से भी हम जानते हैं। तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम योजना का स्वरूप, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा जाता है कि योजना का स्वरूप पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पहले मैं सबसे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस स्कीम को कार्यान्वित करते हैं। ओके, तो कब लागू हुई थी ये? 2018 में, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है कौन सी स्कीम पहले लागू हुई थी, इसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो हमें एक टेबल बनानी है। टेबल बना के सारी स्कीम्स को लिख देना है ईयर वाइज, 1 2 3 ऐसा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, जिससे हमें क्या होता है, क्रोनोलॉजी याद हो जाती है। तो जैसे सर ने बताया था कि माइंड मैप बना के याद करते हैं ना, तो माइंड मैप जब बनाओगे तो आप इस तरह से भी ट्री बना के एक याद कर सकते हो इनको। तो एम क्या है? इस योजना का एम है किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना। यानी जब किसान अपनी फसल को, जब पूरी हो जाती है उसकी फसल, तो उसकी जो उपज होती है उसे कॉस्ट ही नहीं ठीक से मिल पाता है। मार्केट में उसका लगाया उसने, मान लिया 1000, तो उसको 800 मिलेंगे, 900 मिलेंगे, हालत बहुत ख़राब होती जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत टोटल 3 कंपोनेंट सरकार ने डाले हैं। सबसे पहले मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम, और मूल्य न्यूनता भुगतान योजना यानी प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। थर्ड वन है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम, PPSS। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो, अगर हमें इसकी उपज बढ़ानी है, न्यूनतम जो उचित मूल्य है वो दिलाना है, तो इसके लिए हमें 3 प्रमुख घटकों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 3 स्कीम्स और हैं इसके अंतर्गत, ऐसा मान सकते हैं। तो कभी आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि पीएम आशा योजना अभियान के अंतर्गत कितनी स्कीम्स यानी कितने कंपोनेंट हैं, तो 3 कंपोनेंट हैं। मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं वैसे चाहें तो, लेकिन स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के तौर पर देखा जाए तो मेंस के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जब हमारा मेंस का क्लास चलेगी तो हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। अभी तक हमें बस यही याद करना है कि इसके 3 घटक हैं, तीनों घटकों के नाम हमें पता होना चाहिए। मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। ओके, तो आज की वीडियो की सेकंड हमारी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। ज़्यादातर सबने सुना होगा KCC के बारे में। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, 1998 में ये लागू की गई थी। ठीक है, तो KCC
से होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड से, एम क्या था इसका, क्यों चालू की गई थी ये 1998 में। बहुत पुरानी योजना है, अभी तक चल रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो क्या है इसका वो, किसानों की ऋण आवश्यकताओं, कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना। यानी किसान को लोन लेना पड़ता है। लोन कैसे लेता है, या तो वो किसी साहूकार से लेके आएगा, उसका उसे बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, जितना वो बचा नहीं पाता उतना ब्याज देना पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि किसान को ऋण मुहैया कराया जाए। कैसे, क्यों? क्योंकि उसकी जो पूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में हो सके, ऋण की सुविधा प्रदान इसीलिए की जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, जैसे कि सारी बैंकें हैं हमारी सरकारी बैंकें जो होती हैं, आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक होती हैं, लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफवीज जो जितनी भी हैं, और सहकारी संस्थाएं, इन सबको कहा गया है कि केसीसी के अंतर्गत ये किसानों को ऋण प्रोवाइड कराएंगे, यानी लोन प्रोवाइड कराएंगे सस्ती ब्याज में, जिससे किसान अपने खर्चे को चला सके। तो केसीसी में क्या क्या है, केसीसी में फसल कटाई के बाद के खर्चों, विपणन हेतु ऋण, किसान परिवारों की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं, कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए, कार्यशील पूंजी और कृषि से संबद्ध गतिविधियों, कृषि क्षेत्र के निवेश ऋण की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो किसान के जितने भी खर्चे होते हैं उसको वो सही तरह से काम कर सके, उनको तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो पैसे कब आते हैं उसके पास, जब फसल होती है। तो पहले बैंक से वो लोन ले सकता है, लोन लेने के बाद अपना खर्चा कर सकता है, पूरा काम कर सकता है अपना, उसके रख रखाव हैं, उसकी खेती के लिए उसने कोई सामान खरीदा, उसका रख रखाव, या सामान कोई ख़रीदना है, या फिर कहीं पे खर्चा करना है, या बीज खाद इस तरह की चीज़ें खरीदनी हैं, उसके लिए ये हमने केसीसी से लोन ले सकते हैं, किसी भी बैंक से कम ब्याज में। तो अगली योजना है हमारी कृषि विज्ञान केंद्र। तो योजना का स्वरूप ऐसा है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती हैं जिनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार यानी 100% केंद्र सरकार ही वहन करती है। तो ये लागू कब हुई थी, 1974, बहुत पुरानी ये एक योजना है। हम पुरानी योजनाओं को इसलिए पढ़ते हैं जब वो बहुत पुरानी योजना है और अभी तक चल रही है, इसका मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, नहीं तो बंद हो गई होती। तो 1974 से कृषि विज्ञान केंद्र हम किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एम क्या था, प्रौद्योगिकियों का खेतों में परीक्षण एवं प्रदर्शन करना, यानी जो हमारी इंजीनियरिंग होती है उसको, जो हम सीख रहे हैं उसको खेतों में कैसे परीक्षण करेंगे, किस तरह से उसका प्रदर्शन करेंगे, यानी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। किसानों एवं कृषि कर्मियों की क्षमता का विकास करना, जो फार्मर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं उनकी कैपेसिटी को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, कैसे बिल्डअप करेंगे, इंजीनियरिंग करके हमें आगे शोध करके, यानी एक तरह से अनुसंधान करके मान सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकियों का ज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करना, ठीक है। जो अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे उसमें कैसे हम इसका बिल्डअप कर सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि किसानों को कैसे हम और स्किल्ड कर सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छी तरह से अपनी खेती करें। तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र प्रौद्योगिकी आधारित गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद यानी बीज, रोपण सामग्री, बायो एजेंट, पशुधन भी तो किसान ही है ना, किसानों की उसमें आता है, इनकम में जुड़ता है ना ये पूरा, मुहैया करने में सहायता करते हैं एवं इन्हें किसानों को उपलब्ध करा के जागरूकता बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। चयनित कृषि नवाचारों यानी इनोवेशन की पहचान करने के साथ साथ उनका प्रलेखन करते हैं और पहले से ही जारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं। यानी पहले से कुछ योजनाएं चल रही थी, उनके योजनाओं के बारे में उसको बता के और किस तरह से हम अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बीजों को या रोपण सामग्री है या बायो एजेंट हैं या पशुधन हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझा के किसानों की कैपेसिटी को बिल्डअप करना ही इसका एक उद्देश्य है। तो आज के दिन का क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसा कि डेली हमारे लेक्चर में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होता है जो हम पढ़ते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन ज़्यादातर मैं लेके आता हूँ ताकि हमको ये ना लगे कि हम कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ और तो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना नहीं चाहिए वो तो नहीं पढ़ रहे हैं कहीं हम। तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला कह रहा है खरीद के लिए निजी संस्थानों को भी शामिल किया गया है। कथन दूसरा कह रहा है इसमें केवल मूल्य समर्थन योजना एवं मूल्य न्यूनता भुगतान योजना को ही शामिल किया गया। बहुत ध्यान से दोनों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद हमें सही कथन का विचार करना है। गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो।
और इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं अगले वीडियो में नाम जरूर लूँगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है, जैसे भी करके सही आंसर वाले का नाम अगले वाले वीडियो में। अगर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है तो बहुत सारे लोगों का नाम, अगर कम लोगों ने दिया है तो कम लोगों के नाम, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी है आपको अपना नाम वीडियो में लाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर CSE एजुकेशन चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।